स्टूडेंट्स, रतनगढ़ में स्थित दिव्या इंस्टीट्यूट की तरफ से योग की क्लासें आयोजित की जा रही है। उन सभी क्लासों में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था योग का अर्थ और परिभाषा, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र प्लस अष्टांग योग के भाग, उसके प्रकारों के बारे में हमने जाना था। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे शरीर के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में है कि शरीर हमारा किस तरह से कार्य करता है। तो चले जानते हैं। हमारा टॉपिक है मानव शरीर रचना व क्रिया विज्ञान। मानव शरीर का एक अद्भुत रचना है। आपने देखा होगा इस धरती पर हमारा इंसानों का ही शरीर है, वो एक अद्भुत है। हमारे अंदर दिमाग है, हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो अलग जीव कार्य नहीं कर सकते। तो हवा ना, ये एक अद्भुत और ईश्वर की अनमोल देन, प्लस ये अच्छे कर्मों का एक उपहार है। अगर हम अपने इस उपहार को सहेज के रखेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहेगा। अगर हम इस शरीर का ध्यान रखेंगे तो ये जरूर एक उपहार रहेगा, वरना अगर हम गलत खान पान और गलत दिनचर्या से इसको एक बुरा बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। मानव शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्स से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर है वो बहुत छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं ये उससे मिलकर बना है। तो उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सेल्स। तो एक बार आप ये याद कर लें। नेक्स्ट, ये जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक। और ऊतक पेशियों यानी मसल्स का निर्माण, ऊतक किनका निर्माण करते हैं? ऊतक मसल्स का निर्माण करते हैं। सेल्स मिलकर ऊतक बनाते हैं और वही ऊतक क्या बनाते हैं? पेशी यानी मसल्स का निर्माण करते हैं। बाद में अलग अलग पेशियां, मसल्स मिलकर सभी अन्य ग्रंथियों और अवयव यानी हमारे अंग, ऑर्गन्स, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स बनाते हैं। देखिए शरीर को कैसे जाने, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है, वो मिल जाती है तो क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनते हैं? पेशी यानी मसल्स। जो हमारे मसल्स आपको दिखते होंगे, और वही मसल अब अलग अलग पेशी यानी अलग अलग ग्रंथियां बन गई। वही अलग अलग ग्रंथियां मिलकर क्या बनती है? ग्रंथि और ऑर्गन। जितने हमारे अंग हैं शरीर के अंदर, वो सभी इन्हीं ऊतकों, सेल से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह हम शरीर को 6 हिस्सों, क्या ये सभी जो ऊपर हमने बनाया कि कौन क्या क्या मिलकर क्या बनता है, 6 हिस्सों में बांटकर हम उसका अध्ययन करेंगे। 6 हिस्सों में बन जाएगा। कौन से 6 हिस्से? कौन से? जैसे कि हेड, सिर, गला, नेक, हमारे हाथ, अपर लिम्स, ये साथ में पैर, लोअर लिम्ब, पेट और हमारा छाती। तो ये कुछ है, ये मिलकर हमारा एक शरीर का निर्माण करते हैं। इनमें इन सेल्स और इन ऊतकों और ग्रंथियों को मिलाकर ये सभी बनते हैं। अब हम इनका ही आगे
अध्ययन करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स योग में जब हम अपना शरीर का जो अभ्यास करेंगे तो उसमें यही आएगा, जैसे जैसे सिर से होने वाले योगा, सिर की, और फिर गले वाली एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, छाती की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, इन सब के तभी तो हम अगर इनको जानेंगे नहीं तो हम योग का भी अच्छे से प्रयास नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हम अपने इन जो 6 हमने अंगों के ऑर्गन्स के बारे में जो हमने लिखा, उसमें सबसे पहले हम सिर के बारे में बात करते हैं। गाइस, सिर की मतलब हर एक अंग के अगर हम अंदर से गहनता से अगर हम एक चीज़ को जानेंगे तभी हम अच्छे से योग का अभ्यास कर पाएंगे। बिना अगर जाने अभ्यास करेंगे स्टूडेंट्स तो इससे हमें हानियाँ भी हो सकती हैं। तो हम अपने एक एक अंग को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हेड, सिर। तो इसको हमें जानना जरूरी है कि जो सिर है, सिर के अंदर जो कंकाल होता है, ओनली कंकाल, जो कंकाल होता है उसको इंग्लिश में स्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। और ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनाता है। मैं बात हमारे अंदर के ब्रेन की नहीं कर रही हूँ, जो हमारा सिर्फ सिर का जो ढांचा है उसकी बात कर रही हूँ। उसको इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। स्कल जो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। और इन हड्डियों को स्कल में जो 2 हड्डियाँ होती है, जो मेन होती है, 2 हड्डियों का जोड़ होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो कौन सी है? एक है क्रेनियम। क्या है? इसको याद कर लें, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो 2 हड्डियों का जोड़ होता है उसमें होता है क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। दूसरा है मैंडिबल, MANDIBLE, मैंडिबल, क्रेनियम, मैंडिबल, क्रेनियम और मैंडिबल। क्रेनियम के अंदर बने खोखले हिस्से को हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। हमारा जो क्रेनियम के अंदर जो खोखला भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन बॉक्स। यानी क्रेनियम के उस खोखले भाग के अंदर ही क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन बॉक्स। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेन बॉक्स कौन से हिस्से में होता है? कौन से? तो वो होता है क्रेनियम के अंदर, खोखले भाग के अंदर। ठीक है। बात करेंगे फिर हम गले की, नेक, यानी गर्दन हमारे सिर को धड़ से जोड़ती है। गर्दन हमारे सिर को क्या करती है? धड़ से जोड़ती है। और इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, जैसे चुल्ली का ग्रंथि, वो याद रख लो, चुल्ली का ग्रंथि, उपचुल्ली का ग्रंथि, और धमनियां, शिराएं और नसें। क्या? चुल्ली का ग्रंथि, उपचुल्ली का ग्रंथि, धमनियां, शिराएं और नसें। सिर और धड़ के बाद में बात करेंगे अब हम बाहु और पैर की। बाहु यानी इंग्लिश में अपर लिम्स, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिम्स। एंड इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं? कंधे, ऊपरी बाहु, अग्र बाहु और हथेली। ये सभी मिलकर बाहु यानी अपर लिम्स के अंदर ये अवयव या अंग आते हैं। तो हम जैसे इन सबको आगे हम और वर्णन करेंगे इसका। बाद में बात करते हैं कि जो कंधा है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, सीना, काख और स्कैपुला। किसमें? सीना, काख और स्कैपुला।
कंधे को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3, सीना, काख और स्कैपुला। बात करेंगे हम पैर की, तो पैर को क्या बोलेंगे हम? लोअर लिम्स। अपर लिम्स के अंदर आ जाता है ये ऊपरी भाग यानी सीना, और जो लोअर लिम्स के अंदर क्या आ जाते हैं? हमारा पेल्विक ग्रीडल, हिप, बोन प्लस सेक्रम और कोइक्स, और नेक्स्ट फीमर, टिबिया, फिबुला और फुट और टेंसिल। ठीक है, हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है उसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है, ओपन है क्या? ओपन है क्या? मतलब हमारे शरीर द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उनको संचालित करने का कार्य हमारे तंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तंत्र द्वारा। एक मान लीजिए एक स्कूल होती है, उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है और एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको हैंडल कौन करता है? उनका एक तंत्र होता है, वो होता है प्रिंसिपल या फिर मैनेजर। वो हर एक चीज़ को हैंडल करता है, अदरवाइज उसको वो हैंडल नहीं करेंगी तो फिर स्कूल का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। या फिर एक ऑफिस होता है, उसको मैनेज कौन करता है? तो वो एक तंत्र होता है। मतलब कोई भी टीम होती है तो उसका भी एक तंत्र होता है। वो तंत्र शरीर को, मतलब उस टीम को मैनेज करता है। उसी प्रकार हमारा एक शरीर है, वो भी एक स्कूल या ऑफिस की तरह या फिर एक टीम की तरह, उसको एक होता है सिस्टम, वो उसको पूरा मैनेज करता है। तो वो मैनेज करने वाला कौन सा है? हमारे शरीर के अंदर, तो वो है तंत्र। उसको क्या बोलेंगे हम? तंत्र। तो तंत्र हमारे शरीर में 9 प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर को मैनेज करते हैं। या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑफिस बने होते हैं। मतलब जैसे एक काम होता है उसको बांट दिया जाता है, अलग अलग कामों को बांट देते और उसी काम पे एक एम्प्लॉय लगा देते हैं। मान लीजिए जैसे फाइनेंशियल सिस्टम को कौन संभालेगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल के लिए अलग इंसान रख दिया जाता है। मतलब तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, तंत्रों को अलग अलग बांट दिया और उनको कौन सा संभालेगा उसी के अनुसार में। मतलब आप समझ गए होंगे, आपको मैंने थोड़ा बताना ज़्यादा दे दिया है, पर हमारा जो शरीर है वो तंत्र उसको सपोर्ट करता है। और अब उसको 9 भागों या 9 ऑफिस या 9 टेबल्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। जैसे पहला है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। दूसरा लसिका तंत्र। तीसरा जालिका तंत्र, जालिका अंतरकला तंत्र। चौथा है पोषण तंत्र। छठवा है सक्शन तंत्र। पांचवा है सक्शन तंत्र। छठवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र। और सातवां कौन सा है? मूत्र तंत्र। नौवां कौन सा है? प्रजनन तंत्र। और नौवां कौन सा है? मेरु तंत्रिका तंत्र। तो ये थे तंत्र, इनको याद कर लीजिए, जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को ये मैनेज करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम जो हमने 9 तंत्रों के बारे में भी पढ़ा, उनको हम धीरे धीरे एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र सब कहाँ ये है हमारे शरीर में, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो इस तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हमारा हृदय। क्या है? हृदय। परिसंचरण तंत्र हमारे हृदय प्रदेश से जुड़ा हुआ अंग है, जो कि मूल आधार है। बिना हृदय के आप जानते हो तो वो क्या है? हमारा मूल आधार। इसे ही हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र।
आगे बात करेंगे जो हमारा हृदय है। हृदय से रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है। क्या होती है? रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है। बाद में बात करेंगे हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? तो वह है धमनियां व शिराएं। कौन सी 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है हमारे शरीर में? धमनियां व शिराएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नाड़ी के बारे में। देखो, योग के अंदर नाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्स। देखते होंगे कि डॉक्टर भी सबसे पहले हमारे शरीर का कुछ भी बीमारी या स्वास्थ्य देखने के लिए सबसे पहले किस चीज पे देखते हैं? तो वो है हमारी पल्स चेक करना। तो पल्स हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो धमनियों में अब है क्या ये? तो धमनियां छोटी छोटी जो आपको ब्लू कलर की नीली नाड़ियां दिख रही है, वो धमनियों में दाब की लहर आती है। साथ ही ये तो था कि जो मतलब ब्लडिंग इधर उधर ये प्रवाह होती रहती है। बात करेंगे कि नाड़ी की आदर्श गति वयस्कों और बच्चों दोनों में हम देखेंगे। तो नाड़ी की जो आदर्श गति है, इसको नोट डाउन कर लेना। वयस्कों में 1 मिनट में 72 बार एक आदर्श नाड़ी क्या होनी चाहिए? नाड़ी की आदर्श गति, सही गति की वो इंसान परफेक्ट है या नहीं, उसके लिए परफेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार गति? 72 बार होना चाहिए। बात करेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 140, 1 मिनट में कितनी? 140। तो इसको नोट डाउन करेंगे। बड़ों में 72 बार, छोटे बच्चों में 140। वो भी नवजात की बात कर रही हूँ। हमारे पूरे शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर। तो हमारा जो एनाटॉमी का पेपर आएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। और वयस्कों में गति, आदर्श गति कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट के अंदर 72 बार, और नवजात के अंदर 140 मिनट। और पूरे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 लीटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसकी कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एनाटॉमी में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। कौन से हैं? कि रक्तचाप को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पिग्नोमेनो। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमेनो। रक्तचाप को मापने के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और याद कर लें। ये क्वेश्चन है वो नॉट ओनली इस एग्ज़ाम में योग के, बल्कि उन कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जैसे CRF या फिर 2nd ग्रेड की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है साइंस के अंदर। तो नेक्स्ट है कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के बढ़ने को हम हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आए तब उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेंशन। तब है ना, इसको नोट डाउन करो अभी के अभी। बस काम चोरी होती है इसे। क्या रक्तचाप को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? नहीं सॉरी, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपोटेंशन। ज़्यादा हाइपोटेंशन। और मापने की जो किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। बात करेंगे अब हम सबसे महत्वपूर्ण
हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमारा पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र सही है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तो हम बहुत ही ज़्यादा निरोग और स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं कार्य कर रहा, गड़बड़ी है उसमें, तो हमारे पास चाहे कितनी भी सुविधाएं हो, हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र बहुत सारी बीमारियों को खराब रहा पाचन तंत्र बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो हम जानेंगे कि जो पाचन तंत्र की कौन कौन से अंग है। तो जो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि बहुत से अंगों से मिलकर बना है। कितने? बहुत से अंगों से मिलकर बन गया है। जैसे ये जितने भी जो बता रही हूँ कि जितने अंगों से मिलकर बना है, ये अंग पोषण तंत्र बनाने में सहायक है। जो भी हम आहार लेंगे उसको ये हमारे शरीर में हमें पोषण प्रदान करता है। तो वो कौन कौन से हैं? हमारे पाचन तंत्र से जो जुड़े अंग हैं वो होता है मुख। हमारा मुख जिससे हम खाना खाते हैं। ग्रसनी, जहाँ से मुंह से लेकर जो ग्रसन यानी खाना नीचे की ओर जाता है। ग्रास नली, खाना उस नली से जाता है, फिर वो आमाशय के अंदर जाता है यानी आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, उसके बाद यकृत या मलद्वार, मलद्वार के बाद यकृत। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार और यकृत, ये सभी मिलकर हमारे पाचन तंत्र को बनाते हैं। और पाचन तंत्र को स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों रखने में यही सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। बात करेंगे जो ये जितने भी अंग हमने जो भी पढ़े, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर मलाशय, मलद्वार और यकृत, इन सभी को कहा क्या जाता है? मतलब ये आखिर में बनाते क्या है? तो जो ये सभी अंग हैं, ये सभी अंग मिलकर एलिमेंट्री केनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री केनाल। इसको आप याद कर लें, क्या नाम बनाते हैं? ये सभी अंग मिलकर एलिमेंट्री केनाल बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत बार देखा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार फिर से रिपीट करती हूँ। एलिमेंट्री केनाल। क्या? एलिमेंट्री केनाल आपको रक्तचाप, पाचन तंत्र और जो हमने पहले लिखा है समझ में आ रहा है?